दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। आज हमारे साथ हैं अररिया जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता सिप्तैन अहमद साहब। हम इनसे दो तीन सवाल करेंगे जो अभी आपने देखा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में आया है। कोविड-19 को लेकर के जो वैक्सीन आएगी उसमें कहा गया है कि हम जितने भी बिहार के लोग हैं उन सबको फ्री वैक्सीन देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तैन जी हमारे चैनल पे आने के लिए। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो बीजेपी मैनिफेस्टो बीजेपी का आया है, उन्होंने जारी किया है, उसमें कहा गया है कि अगर हमारी पार्टी जीतती, हमारी सरकार बनती है तो कोरोना का वैक्सीन जो है मुफ्त में दिया जाएगा लोगों को। इस पे आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? मैं इसमें जो उनका जो मैनिफेस्टो आया है, ये सबसे बड़ी चीज़ लगती है कि सबसे लास्ट में मैनिफेस्टो आया है और ये उनकी घबराहट है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो चुनाव हारने वाले हैं और घबराहट में इस तरह की घोषणा करते हैं कि जो कि सभी के लिए नहीं है। आपने मैनिफेस्टो में दिया है कि जो वैक्सीनेशन के लिए कि बिहार की जनता को देंगे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि कोरोना सिर्फ बिहार में नहीं है, कोरोना पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे विश्व में है। तो आप हिंदुस्तान के संदर्भ की बात करेंगे और किसी एक राज्य को अगर आप फ्री की घोषणा करते हैं तो ये कहीं न कहीं संवैधानिक जो है ये अवहेलना है और जो अनुच्छेद 14 है उसकी अवहेलना है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, मैनिफेस्टो में दूसरी ये चीज़ दी गई है कि अभी आपके पार्टी ने भी, आपके गठबंधन पार्टी जैसे तेजस्वी यादव जी ने अभी काफ़ी दिनों से वो हर रैली को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जैसी ही मेरी सरकार बनती है पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी पे हम हस्ताक्षर करेंगे। और उसके बारे में नीतीश कुमार जी ने कहा कि पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से नौकरी देंगे। बीजेपी वालों ने भी कहा। हाँ, तो अभी आपने देखा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी आया कि 19 लाख जॉब हम देंगे। तो इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी पैसे कहाँ से लाएगी 10 लाख नौकरी के लिए? नीतीश उनका एक कमेंट आया था कि ये जो 10 लाख नौकरी देंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे। तो मैं नीतीश सरकार से पूछता हूँ कि अभी जो 19 लाख जो लोगों की नौकरी की घोषणा है जो मैनिफेस्टो में है, तो ये पैसे जहाँ से लाएंगे 10 लाख नौकरी के पैसे वहीं से आएंगे। तो ये सवाल तो आपको बीजेपी से करनी चाहिए अब, 19 लाख के पैसे कहाँ से आएंगे। जब 19 लाख के पैसे आ सकते हैं तो 10 लाख के पैसे क्यों नहीं आ सकते। तो आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार बनती हो तो आप गठबंधन की सरकार बनती हो 10 लाख नौकरी आप देंगे? बिल्कुल दे सकते हैं। इन्होंने इसके अनुसार, बीजेपी के अनुसार इन्होंने 3 लाख शिक्षक के बारे में बात की है, 5 लाख IT क्षेत्र में बात की है, 1 लाख स्वास्थ्य विभाग में बात की है और 10 लाख कृषि विभाग में बात की है। तो इन सब मिलाकर के इनका 19 लाख होता है। और यहाँ पर जब 10 लाख नौकरी की बात की गई है तो इसका मतलब है कि 50% तो हम दे ही सकते हैं 10 लाख, और आसानी से दे सकते हैं। इनका जो अपना बजट ये पेश करेंगे उस बजट के अनुसार 19 लाख जाता है, तो मुझे 10 लाख देने में क्या परेशानी है। सिप्तैन अहमद साहब, अभी बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब ने अभी सिलीगुड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी पार्टी आती है तो हम CA और NRC लाएंगे और इस पे हम काम करेंगे। इस पे आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा कि कोविड-19 के उपरांत हम CA को लागू करेंगे। एक तो ये वोट पोलराइजेशन की बात करते हैं, इससे ये मामला सामने आता है कि CAA हर हाल में आप लाने वाले हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके वजह से इतनी बड़ी आंदोलन चली है। तो जनता है, समझदार है, उसको खुद तय करना है कि हम किसे चुनने के लिए जा रहे हैं और हम क्या करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, वैसी जनता जो एकता में विश्वास रखती है, जो अखंडता में विश्वास रखती है, जो संविधान में विश्वास रखती है, तो इस स्टेटमेंट का वो बहिष्कार करेगी और महागठबंधन को भारी बहुमत से जिताएगी और जवाब देगी कि आप गलत हैं और आपने गलत तरीके का स्टेटमेंट दिया है। अभी जैसे आपने देखा सिप्तैन साहब की कई जगह नीतीश कुमार जी ने भी रैली किया और नीतीश कुमार जी के रैली में गो बैक के नारे भी लगे और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी नारे लगे। और तेजस्वी जी जहाँ भी अभी सभा कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा लगता है कि जन सैलाब, मतलब युवा उनसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो क्या लगता है, आप 100% श्योर हैं आपकी सरकार बनने जा रही है? प्रैक्टिकल चीज़ है, गो बैक के नारे, नीतीश वापस जाओ के नारे जी, और लालू जिंदाबाद के नारे, ये लगने का स्वाभाविक रूप है
कि आपकी सरकार भारी बहुमत से आने वाली है और जो प्रेजेंट सरकार है उनको बहुत कम सीट मिले, सीट तो मिलेंगे लेकिन वो सरकार अब बनने नहीं जा रही है। लोग परेशान हो चुके हैं, लोग वापस महागठबंधन की सरकार को, पिछले बार भी महागठबंधन ही की सरकार थी लेकिन पाला पलटने की वजह से, जिसके हम लोग एक नाम दे रहे हैं पलटू राम, पाला पलटने की वजह से ये सरकार टूटी। पिछले बार भी महागठबंधन की सरकार बनी और इस बार तो पूरे बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने। एक दो चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने अभी कृषि बिल पे अभी बात चल रही थी कुछ दिनों पहले, बहुत सारे डिबेट में, इस पे आप क्या सोचते हैं? आप भी हालांकि कांग्रेस के बहुत बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या कहना देखिए, जहाँ तक कृषि बिल की बात है जी, किसान जो है हिंदुस्तान की रीढ़ है। एक तरफ सरकार करती है कि मैं कृषि बिल ला करके आपका उत्थान करने जा रहा हूँ और कृषि बिल के अंदर एक कमोडिटीज़ एक्ट भी है। मैं जनता से पूछता हूँ, जनता मेरे बात को सुने और सरकार से सवाल करे। अगर आप मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं और आपको सामान नहीं मिलता है लेकिन सरकार के पास वो सामान है लेकिन उसके भंडारण क्षेत्र में रखा है, यानी कि बड़े बड़े कंपनीज ने स्टॉक कर रखा है, सामान होते हुए भी अगर आपको सामान नहीं मिलेगा तो सामान की दाम बढ़ेगी कि घटेगी? तो ये कमोडिटीज़ एक्ट यही है। अगर सामान की दाम बढ़ेगी और आप 2 रुपये का सामान 10 रुपये में खरीदेंगे तो इस एक्ट के आने से आपको फ़ायदा है कि नुकसान है? तो ये बात जनता को सोचना है। मैं 1955, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है, तो 1955 के अधिनियम की बात मैं जब करता हूँ तो यही कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि उससे पहले 1944-45 में बहुत बड़ा अकाल वेस्ट बंगाल में आया था। उस अकाल की वजह ये नहीं थी कि आपके पास सामान नहीं है, उस अकाल की वजह ये थी कि बहुत बड़े तबके पर भंडारण को कर दिया गया था, जिसके वजह से मार्केट में सामान की स्कार्सिटी हो गई थी और लोग खाने को मोहताज थे। इसकी सबसे बड़ी परेशानी गरीबों को होने जा रही है। उसके बाद ही 1955 में अधिनियम बन के भंडारण करने की जो बात थी उसको ख़त्म किया गया और उसमें फ़ाइन लगाया गया, उसमें सज़ा दी गई कि अगर आप भंडारण करेंगे तो आपको फ़ाइन लगेगा, आपको जेल की सज़ा होगी। लेकिन अभी उस एक्ट में बदलाव कर दिया गया है कि आप भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ की भंडारण अब आप करेंगे, मार्केट में सामान नहीं होगी, पुलिस आपके यहाँ रेड मारेगी, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना, मोदी जी ने अलाउ कर दिया, आप जाइए। यानी कि मोदी जी ने भंडारण के लिए अलाउ कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जनता अब भूखे मरेगी। तो गरीब तबकों को इस देश से निकालने की ये सुनियोजित योजना है कि ऐसे नहीं मारेंगे, भूख से तुम्हें मार दूंगा। पैसे की दिक्कत होगी, खरीद के क्या खाएगा? इस चीज़ को देखना है। चलिए जल्दी से एक और चीज़ आपसे जान लेते हैं, जीएसटी के बारे में हम जानेंगे। असल क्या है कि कहा जाता है कि जीएसटी कांग्रेस लेके आई थी। हालांकि 1999 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर ने बैठ के मीटिंग किया था और जीएसटी के बारे में बात हुई थी। तो क्या वाकई कांग्रेस ने जीएसटी लाया है या फिर आप क्या कहते हैं? 1999 में जब अटल जी थे तो उस वक्त जीएसटी प्रपोज किया गया था और उस पर आरबीआई के जो एक्स थे, 3 चेयरमैन को, उनको लेकर के जीएसटी आपकी बनी, जिसमें आपको आईजी पटेल, बिमल जलान, सी रंगराजन, ये लोग थे उसमें बनाने में। तो फिर केलकर कमेटी आई जिसको कंप्लीट कहा गया। तो लेकिन जब यूपीए की गवर्नमेंट आई तो जो जीएसटी कंप्लीटली अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको प्रपोज किया कुछ चेंजेस करके हल्के इसमें। लेकिन कंप्लीटली आपको भारतीय जनता पार्टी, खासकर जो नरेंद्र मोदी जो गुजरात से, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से जो एक हल्के रूप में थी, 115वां बिल था वो पास नहीं, उसको रोक दिया गया। अगर कांग्रेस उसको पास कर देती तो आज जो बोझ है ये बोझ नहीं होता। लेकिन फिर बीजेपी आने के बाद उसमें बहुत सारी चेंजेस करके, सारी टैक्सेस का लेविट जनता पे करके, यानी कि जो आपके रोज़ाना इस्तेमाल करने की चीज़ है उस पर जीएसटी ज़्यादा करके, जो लग्जरी आइटम है उस पर जीएसटी कम करके। तो लग्जरी आइटम कौन खरीदता है? जिसके पास पैसा है तो उस पर जीएसटी कम है। डेली जो इस्तेमाल करने वाला चीज़ कौन खरीदता है? आम जनता खरीदता है, तो उस पर जीएसटी ज़्यादा है। तो यहाँ भी गरीबों की को जो मारने की साजिश की गई है।
हर तरफ से गरीब ही परेशान है। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर इसको लाके लागू किया। आप देखें ना, जब से जीएसटी लागू किया है महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, आप ज़्यादा कमाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह जिस रेशियो में बढ़ी है उस रेशियो में क्या महंगाई घटी है? उससे डबल हिसाब से महंगाई बढ़ी है, तो उस रेशियो में मेरी तनख्वाह कुछ नहीं बढ़ी है। आप उस रेशियो को मिलाएं। महंगाई से अभी याद आया कि महंगाई आम जनता जो गरीब लोग हैं वो अभी भी आलू कभी 50 रुपये किलो ले रहे हैं और प्याज भी लगभग उसी रेट में मिल रहा है 70 रुपये। और बीच में अभी 100-150 रुपये किलो भी 6 महीने पहले हुआ था। इस पे महंगाई पे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? कंप्लीट महंगाई की जिम्मेदार सरकार है ये। किसी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी महंगाई थी तो उसको मेंटेन किया गया था। लेकिन अभी जो महंगाई रेगुलर बढ़ती जा रही है, अब एक सब्ज़ी लेने जाइए 80 रुपये 100 रुपये किलो सब्ज़ी है, उससे बेटर तो ब्रॉयलर चिकन खाना है। इतनी महंगाई होने के बावजूद ये सरकार किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है। जीडीपी को आप देखिएगा तो जीडीपी आपका लगभग -24 पे लुढ़क गया, लेकिन जब यूपीए सरकार थी तो +7 पे जीडीपी थी। पूरी जीडीपी माइनस में चली गई है। एक कहावत कहते हैं, एक है वो गाना, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। तो मैं कहता हूँ कि इतना भी झुमका ना गिरा बरेली के बाज़ार में जितनी जीडीपी गिर गई मोदी तेरे सरकार में। तो ये चीज़ है। तो इससे इनको कोई बहस नहीं है, इनको बस वोट की पोलराइजेशन करना है। इसीलिए एक अलग अलग का तमगा देते रहते हैं। अभी तमगा दिया कि सीए को हम लागू करेंगे, अभी तमगा दिया कि कोविड-19 में हम वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। तो वैक्सीनेशन आप सिर्फ बिहार के लिए क्यों फ्री कीजिएगा? आप मैनिफेस्टो में क्यों दे रहे हैं? आप पार्लियामेंट से पास कर दीजिए कि सारे जनता, आपके लिए सारी जनता बराबर है, सबके लिए वैक्सीन फ्री होगी। और वैक्सीन फ्री होने की बात आप करते हैं। तो आप क्या कहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है, कोविड-19 में लोग परेशान हुआ, आपने इलाज फ्री नहीं करवाया। आप जब इलाज फ्री नहीं करवा रहे तो आप क्या सबूत है कि आप वैक्सीन फ्री देंगे? लोग कोविड-19 से मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहा है, वहाँ भी आपने चार्जेस लगा रखा, उसे क्यों नहीं फ्री कराया? जो चीज़ आपका इस्टेब्लिश है, आपके पास है, उसे नहीं फ्री करवाना चाहिए। अब वैक्सीन है तो सिर्फ बिहार के लिए क्यों फ्री करवाए? पूरे हिंदुस्तान के लिए फ्री करवाए। मैनिफेस्टो में देने का क्या काम था? ये तो जनरली आपको एज ए सोशल वेलफेयर के लिए सब चीज़ है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से फ्री है। जैसे पोलियो, पल्स पोलियो बच्चों को फ्री हुआ ना, टीकाकरण अगर बच्चों को फ्री हुआ, गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाइड हुआ था कि भाई कोरोना के वैक्सीन गवर्नमेंट दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव में लोगों को सिर्फ जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये अभी आकर्षित करने के लिए इस मुद्दे को रखी गई है अभिजीत? और अभी वैक्सीन आपकी आई नहीं है, वैक्सीन आएगी। जब वैक्सीन आएगी तब की बात है। सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये बात अभी नहीं है। इन्होंने सिर्फ बिहार मुद्दे को लिया है। इनको पता है कि हम जो है सेंटर में हैं और हम सरकार में नहीं आने वाले हैं। एक मुद्दा रख दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अनाउंसमेंट करेगी, वैक्सीन बेचती है स्टेट को या वैक्सीन फ्री में देती है, ये उनके हैंड में मामला रखा हुआ। स्टेट से क्या रिलेशन होता है? अगर ये सरकार आएगी तो अपना रिलेशन करेगी, अगर विपक्षी सरकार आएगी तो उसको फिर बेचेगी। अब देख लीजिएगा, उसके बाद ये स्टेट को बोलेगी भाई इतना कंट्रीब्यूशन दीजिए, आप इतने की वैक्सीन है। तो ये तो चुनावी मुद्दा लेकर के सामने है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है। अभी 2025 में लोकसभा का इलेक्शन होना है। इनको तो साफ है कि पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीन फ्री करनी चाहिए। अब वेलफेयर का काम है, इतनी बड़ी त्रसादी है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगती है। हमें इसलिए उम्मीद नहीं लगती है कि जिन्होंने इलाज के लिए पैसा ले लिया है वो वैक्सीन के लिए कहाँ देगा? अब देखिए, कोरोना की महामारी हुई, लॉकडाउन हुआ, जो श्रीमती प्रियंका गांधी यूपी में कंप्लीट जो बस की लाइन लगा दी गई प्रवासी मजदूर को भेजने के लिए। अरे वेलफेयर का काम था, लेकिन योगी सरकार ने क्या किया? गाड़ियों को रुकवा दिया,
एक आदमी को पैदल चलने पर मजबूर किया, यानी कि हम तो सहायता नहीं देंगे, दूसरे को भी सहायता लेने नहीं देंगे। अरे ठीक है, आपने रुकवा दिया, आपने क्यों नहीं भेजा? ये तो इन लोगों की अपनी अपनी मोनोपोली है। और कहीं भी आप जाके देखेंगे, एक जो होना चाहिए, जो एक मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सेकुलरिज्म को लेके चले, सबको देख के चले, वो बात तो है नहीं अभी सरकार में। जो जाते हैं आग, जो अपने ज़बान से जो आग उगलनी होती है, आग उसको उगलते हैं। और अभी जो विधानसभा इलेक्शन बिहार में चल रहा है, जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, इस माहौल में तो एक ये लग रहा है कि पूरे मेजॉरिटी के साथ आपको महागठबंधन की सरकार आने वाली है। और अररिया ज़िला का प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि अररिया की 6 विधानसभा सीट हम जीतेंगे और साथ साथ महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। और जनता से अपील है कि वो अपने मत को पहचानें, अपने आप को देखें और आपको क्या लगता है सही। आपका अधिकार क्षेत्र में है। एक मत डालने के बाद अगर आपने गलती कर दी मत डालने में, तो बाद में पछतावा आपको ही करना है। धर्म जाति विशेष को छोड़ करके साथ दें, महागठबंधन का साथ दें और अपने मत को पहचानें।